हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। सो अभी तक हमने डिमांड के बारे में पढ़ा कि डिमांड क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और उसका स्केड्यूल हम कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व कि उसका कर्व कैसे बनता है। ये कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम उसे ग्राफ पे कैसे दिखा रहे हैं, जैसे ये शेड्यूल हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, इन शेड्यूल को हम ग्राफिकली जो दिखाते हैं वो हमारा डिमांड कर्व हो जाता है। इट इज़ लोकस ऑफ पॉइंट, नहीं यानी कि इधर बहुत सारे जो पॉइंट्स है कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज़ को दिखाया जा रहा है, कमोडिटीज़ की जो कंज्यूमर चाहते हैं बाय करना अलग अलग लेवल पे। और इस पीरियड के दौरान हम ये मान के चलते हैं जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और हम लाइक एज इट मैंशन, और हम ये देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में, वो क्या है? इन्वर्स है। और कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट विच इज़ बीइंग यूज्ड बिकॉज ये बताता है कि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है और हमें फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने चलना चाहिए। दो चीज़ें हमें बताता है। और ये हम देख सकते हैं प्लॉट करने के बाद जो कॉम्बिनेशन है डिमांड शेड्यूल के, वो ग्राफ कैसे बन रहा है। लाइक जो डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये ड्रॉ किए जा सकते हैं इंडिविजुअल बायर्स के लिए भी और मार्केट के लिए भी। तो दो तरीके के, जैसे कि हमने शेड्यूल भी दो तरीके पढ़े, तो हमारा कर्व भी दो तरीके का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक मार्केट डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरीके से होता है हमारा? लाइक स्ट्रेट लाइन डाउन स्लोपिंग। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो हमने डिमांड शेड्यूल बनाया था इंडिविजुअल का। इसमें हम देख सकते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये हमारा डी जो है, डी रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व। अगर मैं एक क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ तो प्राइस 5 है उसका, या फिर हम ये कह सकते हैं 5 प्राइस पे एक क्वांटिटी डिमांड करी, 4 प्राइस पे 2, 3 प्राइस पे 3, 2 प्राइस पे 4 एंड 1 प्राइस पे 5। सो हम प्राइस को वाई पे लिए और एक्स पे क्वांटिटी डिमांडेड को हम जनरली ऐसे ही लेते हैं। बाकी हम इंटरचेंजेबल तो हमेशा ही ले सकते हैं, बट हम इन जनरल इसी तरीके से लेते हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। अब मार्केट डिमांड का किस तरीके से बनता है? पहले तो हम अलग अलग बनाएंगे, जैसे कि हम ये शेड्यूल हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ए और बी के इंडिविजुअल डिमांड्स को हमने प्लस करके मार्केट डिमांड निकाला था। उसी तरीके से हम कर्व्स भी बनाते हैं। ग्राफिकली हम जो है कर्व्स को बनाते हैं लाइक दिस। लाइक हमने पहले ए का बनाया, फिर हमने बी का बनाया, एंड देन उनका टोटल जो आया फिर हमने वो प्लॉट किया। लाइक एट प्राइस 5 ए इज़ डिमांडिंग 2 क्वांटिटी एंड बी इज़ डिमांडेड लाइक वी कैन से 4। ओके, तो लाइक इन दोनों का टोटल करेंगे तो 6। सो नाउ वी विल प्लॉट मार्केट डिमांड at 5 at 6. Okay, I can mention it also like this is 2, this is 4, and the total of those are this point which is equals to 6, and similar with others. So यहाँ पर जो डिमांड कर्व हम मार्केट के दिखाएंगे उसमें हम टोटल दिखाएंगे, लाइक वो सारे डिमांड कर्व्स का टोटल हमारा मार्केट डिमांड कर्व आ गया। ठीक है, जो मार्केट डिमांड कर्व है DM is obtained by horizontal summation. Like we are horizontally, like I am not vertically summing up the demands, I am horizontally summing up it. मैं उसे हॉरिजॉन्टल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? लेटी हुई लाइन। लेटी हुई लाइन में मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ। जो मार्केट डिमांड M है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि है तो चाहे मार्केट हो चाहे इंडिविजुअल, डिमांड होती है। डिमांड और प्राइस जो है इन्वर्स रिलेशनशिप शो करते हैं, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। अब मार्केट डिमांड कर्व इज़ फ्लैटर। अब ये हम देख सकते हैं ये थोड़ा और ये टेढ़ा है,
कुछ ज़्यादा ही जो फ्लैट होता है, ऐसा लग रहा है फ्लैट हो रहा है। तो ये क्यों है ऐसा? इट हैपन बिकॉज ऑफ प्राइस चेंजेस। प्राइस जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो प्रपोर्शन चेंज हो रहा है मार्केट डिमांड में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। अब जैसे कि प्राइस कम था, लाइक प्राइस ज़्यादा था तो सब थोड़ा थोड़ा ही बाय कर रहे थे। प्राइस कम होएगा तो अगर ए है, ए जो है वो 4.5 कमोडिटी परचेज कर रहा है, तो उसने अपनी डिमांड जो है 2 से 5 कर ली, यानी कि 3 लाइक मैं कह सकती हूँ ट्वाइस से भी ज़्यादा बढ़ा दी उसने अपनी डिमांड। तो इसी तरीके से हमारी मार्केट डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, ट्वाइस क्या थ्राइस भी हो सकती है, 4 टाइम्स भी हो सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि जो मार्केट डिमांड बढ़ रही है वो ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिमांड व्हेन द प्राइस इज़ बीइंग फ्लक्चुएटेड। जब वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो हमारी मार्केट डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम जब टोटलिटी में देखेंगे तो ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा ना वो। ना स्लोप, जो भी हम कर्व बनाते हैं उसको स्लोप होता ही होता है। अब स्लोप क्या होएगा? चेंज। स्लोप हम कभी भी कहीं पर भी पढ़े, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, सेकेंड में पढ़ा, स्लोप इज़ चेंज इन the quantities, like change in price upon change in quantity। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रही हूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में मेरा प्राइस कितना चेंज हुआ और कितनी क्वांटिटी चेंज हुई, वो मेरा स्लोप होता है। और अगर इन जनरल स्लोप के बारे में पूछा जाए, इन जनरल स्लोप के बारे में अगर पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x जो है हमारा क्या देता है? स्लोप देता है। इन जनरल अगर कोई बोल रहा है तो हम कहीं कभी भी अपना स्लोप का फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर हमें कोई कर्व गिवन है या हम किसी भी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रिवर्स रिलेशनशिप होता है तो स्लोप नेगेटिव होएगी, जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि स्लोप नेगेटिव हो जाती है क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और जो स्लोप ऑफ डिमांड है वो फ्लैटनेस के बेसिस पे या स्टीपनेस, कितना स्टीप है, लाइक दिस इज़ कॉल्ड स्टीप, मोर स्टीप देन दिस इज़ फ्लैटन, दिस इज़ मोर स्टीप। So now it is being calculated like if I want to check the change in price and change in quantity, so from this the price is being changed from 4 to 8, तो 4 minus 8 minus 2 हो जाएगा, सॉरी 4 minus 8 minus 4 हो जाएगा। और हमारा क्वांटिटी चेंज हुआ है फ्रॉम 4 to 2, सो 4 minus 2 हमारा 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -2। माइनस इसलिए क्योंकि एक नेगेटिव होएगा हमेशा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है और इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, गेट इट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इन आवर डेली लाइफ, इट इज़ नॉर्मली ऑब्जर्व दैट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड टू इंक्रीज इन इट्स डिमांड। इफ़ कमोडिटी प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड जो है, सॉरी कमोडिटी प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और वाइस वर्सा। सो ये जो बिहेवियर है इसको हम लॉ ऑफ डिमांड से बताते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो हमें पता चल पा रहा है। और कैसे पता चल पा रहा है? जब हम सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख ले हैं, विच इज़ नोन एज सेट्रिस पेरिबस, यानी कि हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख रहे हैं। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, विच इज़ ऑल्सो नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड। इट कैन बी आस्क्ड, लाइक MCQ में पूछ लिया जाएगा कि अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज ही है। लाइक MCQ में याद नहीं करने की ज़रूरत है, हम तो अगर हमने एक बार पढ़ा भी हो, एक बार सुना भी हो, तब भी हमारे माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये था, तो हम उस पर टिक कर देंगे। इसमें लर्निंग का तो ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी हैड लिसन, लाइक अभी मैंने बोला, आपने वीडियोस देखी या आपने सुना, आपको दिमाग में आ गया कि हाँ इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज़, तो आपको फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप MCQ देखोगे आपको वो पॉइंटर्स दिखेंगे, आपको पता चल जाएगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने सुना हुआ है, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है।
एजम्पशंस, अब एजम्पशंस क्या लेते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड में? जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं, जिसे हम सेट्रिस पेरेबिस भी कहते हैं। इसमें सारी दिस फ्रेज इज़ यूज टू कवर, इसमें सारी एजम्पशंस आ जाती है, जैसे कि प्राइस जो हमने जो पढ़े कि किस वजह से हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड पे, वो सब हम हमारे इसमें आ जाएंगे। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज कोई नहीं है हमें, टेस्ट और प्रेफरेंसेस सेम है, ये सब हम मान के चल रहे हैं। पहले तो हमने डिमांड शेड्यूल बनाया है, या स्केड्यूल जो हम कह सकते हैं, कुछ भी जैसे प्रोनाउंस करना चाहे। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 5 4 3 2 1 सो ऑन वी हैव टेकन, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड वी हैव टेकन। फिर हमने इसे ग्राफिकली बनाया, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस, TD बनाया हमने, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा, क्लियरली दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज इन्वर्स रिलेशनशिप, और इन्वर्स रिलेशनशिप को फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप भी हमें ये दिखाता है, सेम बात है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं? अब अगर कांस्टेंट नहीं लेंगे, फ्लक्चुएटिंग होएगा सब कुछ, तो हम कैसे जो है चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे हम समझ पाएंगे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट करती है। अगर हमें सबका अलग अलग इन्फ्लुएंस, लाइक अभी मैं बात करना चाहती हूँ सिर्फ प्राइस को लेकर कि मेरा प्राइस में अप एंड डाउन होता है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मेरे को बाकी सब कांस्टेंट लेके चलना ही पड़ेगा। अगर मैं बाकी सबको भी लेके, लाइक अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, तो अगर इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा पेपर दे पाओगे। यानी कि अगर मान लो ये तुम ये दिमाग में सोचो कि इकोनॉमिक्स का, मेरा अकाउंट्स का है, फिर मेरा बिजनेस का है, तो मैं आज ही सब कुछ करने बैठ गया, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर कुछ भी, ना तो इकोनॉमिक्स पढ़ पाओगे, ना कुछ और पढ़ पाओगे। तो अगर कल एग्ज़ाम उसका है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना बेटर रहेगा। तो इसीलिए अगर मुझे प्राइस के बारे में प्राइस से देखना है कि प्राइस से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मुझे बाकी सब कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड को जो हम डिस्कस करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है उसमें। अब कुछ फैक्ट्स जो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, लाइक फर्स्ट इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एज वी डिस्कस प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव नहीं होता, यानी कि एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ही बता सकता है, दैट इज़ ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है। ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता एक्चुअल, लाइक इधर तो हम थोड़ा न्यूमेरिकल ले रहे हैं, हम दिमाग में सोच सकते हैं कि दिख तो रहा है ये कि बढ़ रही है, 1 कमोडिटी 1 डिमांड बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब हम देखेंगे तो नहीं पता चल सकता। एक्चुअल में इतना बड़ा डेटा होता है, इतना ज़्यादा वाइडन डेटा होता है कि हम जब उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिर्फ हम ये ट्रेंड ही देख सकते हैं कि वो डिक्रीज़ हो रही है कि इंक्रीज़ हो रही है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कोई इनके बीच में से प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं है। चेंज इन प्राइस एंड रिजल्ट इन चेंज इन डिमांड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है कि प्राइस 10% बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है फॉल होएगी, किसी भी प्रोपोर्शन से हो सकती है। और देयर इज़ अ कंडीशन ऑल्सो, इफ़ द प्राइस ऑफ मिल्क रोज, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक देयर इज़ 1 टाइप ऑफ मिल्क इन द इकॉनमी ओनली and the price of milk rose, so what will we do? We can't do anything, we have to buy. But it can be like if it rose by 2%, okay, if it rose by 2%, then we can decrease our consumption, but not that much. So it can be like 0.1% change, or it can be max to max 0.9 to 1, not more than that, because it is a necessity. और इफ़ लाइक अब यहाँ पर कहोगे कि एक ही मिल्क क्यों लिया हमने, बहुत सारे ले सकते हैं, इतने सारे मिल्क है। लाइक अगर एक मिल्क की लाइक बढ़ेगी तो बाकी की भी, जनरली अगर देखोगे अमूल अगर अपने प्राइस बढ़ाता है, सब अपने प्राइस बढ़ा देते हैं,
सबके ही प्राइस बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो सप्लायर है उसका कोई है ही नहीं पार्ट, क्योंकि उसे करना ही ये पड़ रहा है ताकि लोग उतना ही कंज्यूम कर पाए जितना उन्हें ज़रूरत है। अगर प्राइस कम होएगा, और प्राइस कम कैसे करे वो, उनका भी तो प्रोडक्शन, अब इतनी ज़्यादा महंगाई, इतना इन्फ्लेशन होता जा रहा है, तो वो भी कैसे रिड्यूस करेंगे प्राइस। मिल्क तो प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ही हमारे रिसोर्सेज है, तो इसीलिए प्राइस अगर रोज़ होता है सो जनरली इन कमोडिटीज़ का सबका ही हो जाता है। लाइक बटर में भी रोज़ हो गया। सो देयर आर थिंग्स लाइक वी कैन से लाइक देयर इज़ अ प्रोपोर्शनल कि इतने परसेंट अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो इतने परसेंट से वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वन साइडेड लॉ ऑफ डिमांड इज़ वन साइडेड, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस की प्राइस के बदलने से क्वांटिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है कि चेंज इन नथिंग अबाउट इफ़ेक्ट ऑफ चेंज की क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा प्राइस बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। प्राइस कम या ज़्यादा होगा तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, बट डिमांड के इफेक्ट होने से प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइस का कोई रिलेशन नहीं है उसका, मतलब हम एक तरफा ही चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डिमांड को हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, डिमांड कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, स्लोप का पढ़ा हमने, एंड हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इस कंसेप्ट को समझ सके। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। कोई नोट्स आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड दोज नोट्स। और अगर आपको कोई डाउट्स लेने हैं तो आप उस में पोस्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।